हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो आज हम एंशिएंट इंडिया कवर करेंगे। यहाँ पर देखो, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री की बात ही होती है ना, हर एग्जाम में आती है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में आती ही आती है हिस्ट्री, हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादातर वो ना मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करते हैं, ठीक, कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम यहीं से कवर कर लेते हैं। एंशिएंट और मेडिवल को तो जाने वो मतलब बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते ही नहीं, तो उससे बेहतर है जो मैं आज का ये लेक्चर कराने वाली हूँ आप इसको देख लें। ये जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं ना उनके लिए रामबाण है। इवन आरओ एआर और पीसीएस जैसे एग्जाम की, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सभी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इतना प्यारा लेक्चर होने वाला है ना ये आज का। मैंने यहाँ पर माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन कवर कराई है। और रही बात, अगर मैं देखो, मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या नहीं कराया है, यहाँ पर बुक्स वाली जो चीज़ है वो कवर नहीं कराई, क्योंकि मैंने इससे पहला लेक्चर लिया था एंशिएंट का और वो बुक से ही था। वहाँ पर जितने भी राइटर थे, बौद्ध से रिलेटेड हो, ठीक है, जैन से रिलेटेड हो, और जितनी भी हमारी प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जितनी भी बुक हुई है वो मैंने सब कवर करा दी है। वहाँ पर आप वो लेक्चर देख ले, 15 से 16 मिनट की वीडियो है, फास्ट मोड पर आप देख सकते हैं, आपकी सारी बुक वहाँ पर कवर हो जाएगी एंशिएंट इंडिया की, ठीक है। बाकी ये लेक्चर की तो मैं आपकी क्या ही तारीफ करूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको अभी ये पूरा हो जाए एक में ही। अगर एक में नहीं हुआ तो दो लेक्चर में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा, 2 वीडियो में फास्ट मोड पर आप देख सकते हैं। और आपको ये लेक्चर इग्नोर नहीं करना है। यूपीएससी का एग्जाम आ रहा है, बच्चे सोचते हैं कि कैसे कवर करें। यूपीएससी में तो बच्चे ऐसा ही करते हैं कि वो एंशिएंट इंडिया तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चंस आने लगे एंशिएंट इंडिया से। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ये वीडियो देख लें। अगर आप ये देख रहे हैं, आपका दोस्त जो है एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, पीसीएस जैसे एग्जाम्स का, तो भाई उनको शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लेक्चर होने वाला है। आप खुद देख लेना, जब आप लेक्चर देखेंगे तो हाँ लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है यार, हमारा रिविजन हुआ है। मैं क्या ही तारीफ करूँ। अब हम पढ़ेंगे ना तो आप खुद ही देख लेंगे। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना, और हाँ यार एक मतलब आपको ना शेयर करनी वीडियो, बस इतना करना है। बाकी तो हम जो है करा ही रहे हैं अपने पास से, जो भी करा रहे हैं हम जी, तो प्राचीन इतिहास और इसके बारे में पढ़ते हैं। हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। अच्छा जी, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ क्योंकि बच्चों की ना शिकायत रहती है कि ना वर्ड जो है कभी कभी दिखते नहीं है स्क्रीन पे, ठीक है। तो इतिहास के बारे में देखो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। और अब हम प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में और नवपाषाण काल में, ठीक है। मध्यपाषाण और नवपाषाण को अभी छोड़ दो, पुरापाषाण पर ध्यान दो। पुरापाषाण को भी हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, ठीक है। इतना डिवीजन काफी है, ठीक है, इतना डिवीजन बहुत है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर हम करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें जो है एक सेकेंड, तो इसमें आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिल जाती है और वैदिक सभ्यता इसमें आप हमको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता, ये तो कई बार एग्जाम में आया है कि ये कौन से काल से रिलेटेड है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता को, ये वाला आपको याद रखना है। अब वैदिक सभ्यता में भी 2 पार्ट होंगे, एक तो जो प्रारंभिक होगा, स्टार्टिंग वाला फेज होगा, एक जो बाद वाला फेज होगा, उत्तर वैदिक काल। जो प्रारंभिक वैदिक काल होगा वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो बाद वाला होगा उत्तर वैदिक काल वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल में। यहाँ पर क्या होता है, हमारे 3 पार्ट होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये हम पढ़ लेते हैं, ये दोनों हम इग्नोर कर देते हैं, जो कि आपके अब आप इग्नोर नहीं होंगे, ये हमने आपका कवर करा देना है यहीं पर, ठीक है। अच्छा जी, अब करते हैं नेक्स्ट। इनका जो ये वाला पोर्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइट पूछते हैं और ये पूछते हैं कि यहाँ से क्या मिला था, क्या इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ की प्राप्ति हुई है, तो वो भी यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अच्छा, ये मैंने इंपॉर्टेंट ही लिए है और यही पीवाईक्यू में आए हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में। तो पुरापाषाण काल जो है ये हमारा काल हो गया। स्थल भीमबेटका, इसकी जो है साइट देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर भीमबेटका गुफा चित्र मिले थे, ये इसमें स्पेशल है, ये आपको याद रखना है। मध्यपाषाण काल, सराय नहर राय मेहदा, चौपानी मांडो और आदमगढ़ बागोर। अच्छा, जो ये सराय नहर राय महदा थी, यहाँ पर क्या मिले हैं, मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष मिला है, ठीक है। और चौपानी मांडो में ये जो है वन्य धान का प्रमाण मिला है। यहाँ पर आदमगढ़ बागोर में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और ये इस तरह ही पूछते हैं कि चौपानी मांडो में क्या मिला है, आदमगढ़ बागोर में क्या मिला है, सराय नहर में क्या मिला है, तो आपको ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि जो सराय नहर है वो मध्यपाषाण काल की साइट है, चौपानी मांडो मध्यपाषाण काल की है, आदमगढ़ बागोर की है, मतलब आदमगढ़ बागोर जो है मध्यपाषाण की है। तो होप कि आपको याद हो गया, रिवीजन भी हो गया, क्योंकि मैंने 2-3 बार इनको बोल ही दिया है, ठीक है।
हाँ जी, तो नेक्स्ट आपका नवपाषाण काल देखेंगे हम। इसमें क्या है, इस काल की जो प्रमुख देन है वो क्या क्या है, कृषि का विकास इसी काल में हुआ। नवपाषाण काल में आग का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, और पहिए का आविष्कार। तो ये आग वाला और पहिए वाला ये तो मतलब हर बार आया। आग का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कृषि वाला भी, और पहिए का आविष्कार पूछते हैं कि कौन से काल में हुआ था, तो नवपाषाण काल में। तो इसकी साइड कौन कौन सी है, कोल्डिवा है। कोल्डिवा में क्या, चावल के साक्ष्य मिलते हैं सर्वप्रथम कि यहाँ पर चावल उगाए गए थे, चावल की खेती हुई थी, तो वो कहाँ मिलता है, कोल्डिवा में। बुर्जहोम ये कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर में पड़ जाता है, और मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का अवशेष भी मिला था। चिरांद ये जो है पशु हड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण मिले हैं। अच्छा, अब आपको ये भी याद रखना है कि जानवर हमारे क्या क्या मिले थे वहां पर नवपाषाण काल में, हिरण के अवशेष मिले हैं, तो हिरण याद रखना है आपको, ठीक है। संगन कल्लू, पिकली हल और उत्तनूर ये राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी ये क्योंकि ये जितने मैंने कराए ये इंपॉर्टेंट है और ये पीवाईक्यू में आ चुके हैं। नेक्स्ट आपका सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। पूछते हैं कि इसमें किस चीज का प्रचलन था, तो वो कांस्य का प्रचलन था, ठीक है। और अगर हम इसकी तिथि देखते हैं, मतलब हर जितनी भी बुक मिलती है हमारी हिस्ट्री की, उसमें डिफरेंट जो है वो डेट रहती है इसकी। तो हमारी जो मान्य तिथि है हमने वो ही ली है यहाँ पर, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक है। तो और C14 द्वारा विश्लेषित है, कार्बन 14 के द्वारा जो है ये हमने इसकी तिथि का पता लगाया था। अच्छा जी, ये मतलब इसको आपको ज़्यादा माइंड नहीं करना है, ये अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। विस्तार देख लेते हैं इसका। जो उत्तर नॉर्थ की साइड है आपका, यहाँ पर मांडा चिनाब तट पर है, मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर पड़ जाता है। जो दक्षिण साउथ वाला पार्ट है इसका, दैमामाद जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। पूर्व में है जो इधर की साइड आलमगीर हिंडन तट पर है। पश्चिम में है जो सुतकांगड़ और दासक नदी के तट पर है। क्यों ये नदी मैंने क्यों कराई है, क्योंकि ये नदी पूछी गई है कि मांडा नदी जो मांडा सिंधु घाटी सभ्यता की साइट है वो कौन सी नदी के तट पर है, देमाबाद है कौन सी नदी के तट पर है, ठीक है, या हिंडन तट पर कौन सी सिंधु सभ्यता का जो है साइट पड़ती है। इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो मैंने देखो जिस तरह भी क्वेश्चन बनते हैं पीवाईक्यू में आपको हर तरीके से कराने की कोशिश कर रही हूँ, बाकी अब आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा देखो, जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की साइट होती है, जितने महत्वपूर्ण इनके स्थल होते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। उनके स्थल, उनकी अवस्थिति, उनके जो उत्खनन करता है, जिन्होंने उनकी खोज की, उनके नाम पूछे गए हैं, वर्ष भी पूछे जाते हैं। बाकी वहाँ से जो स्पेशल है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये वाली टेबल आपको देखनी ही है, क्योंकि इतना आपको करना ही होता है, इतना आप इग्नोर नहीं कर सकते, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है, हड़प्पा। अब ये कहाँ पर मिला है, हमारा जो हड़प्पा है मांड गोमरी जिला है, पंजाब पाकिस्तान, रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आपका हड़प्पा स्थल है। और किसने खोजा था, दयाराम साहनी जी ने इसको खोजा था 1921 में। यहाँ पर क्या क्या मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, सावधान R37 मिले। सावधान R37 कई बार एग्जाम में आया है पीवाईक्यू में कि ये कहाँ पर मिला है, हड़प्पा साइट पर मिला है, हड़प्पा में मिला है, ठीक है। नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है। और आयतकार मोड़ पर स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा मिला है। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा कई बार एग्जाम में आए तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर पड़ता है, सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है, लरकाना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। कई बार आ चुका है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, इस चीज पर क्वेश्चन आया है। और जो सिंधु नदी है उसके दाएं तट पर है, ये भी आपको याद रखना है। राखलदास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो को जो है खोजा था, 1922 में खोजा था। यहाँ पर भी बड़ा जो है यहाँ पर जो है स्नान घर मिलता है। पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा स्नान घर मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, मोहनजोदड़ो में मिलता है। यहाँ पर भी विशाल अन्नागार मिलता है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिलती है, क्योंकि ये कांस्य युगीन ही जो सभ्यता थी वो थी, हमारी सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी। तो यहाँ पर नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिलती है। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक चित्र मिलता है और जिसके कितने हैं, 3 मुख है, जिसको इंद्र भगवान से भी रिलेटेड माना गया है, ठीक है, पशुपतिनाथ भी बोला गया है। नेक्स्ट है आपका लोथल। लोथल कहाँ पर मिला है भाई, गुजरात में मिला है, भोगवा नदी के तट पर पड़ता है ये। और इसकी जो खोज थी SR राव ने की थी 1955 में। यहाँ पर क्या मिला है, 3 युगल मिले हैं समाधिकरण में, मतलब जो है उनकी समाधि दी गई है। 3 जोड़े थे, 3 मानव थे वो,
डाक यार्ड मिला है। गोदीबाड़ा, ये जो है कई बार एग्जाम में आया कि गोदीबाड़ा किससे रिलेटेड है, लोथल से। ये मैचिंग में आते हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम में, आर जैसे एग्जाम में मैचिंग में पूछे जाते हैं ये। और मनके बनाने की जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, जो मोतियों की फैक्ट्री है, वो लोथल में मिली है। हाथी दांत के पैमाने यहीं पर मिले हैं। अच्छा, ये फैक्ट्री यहाँ पर क्यों मिली है? देखो, गुजरात जो है हमारा इधर पड़ता है, इंडिया के इधर पड़ जाता है और समुद्र तट से के पास है, तो उस टाइम पर ट्रेड करना आसान रहा होगा, क्योंकि पोर्ट साइट है एक तरह से। यहाँ पर जो है लोग बाग उस टाइम पर पानी से अगर उनको जाना होता था तो इधर से ट्रेड कर सकते थे, आसानी थी। तो इसलिए यहाँ पर मोतियों बनाने का कारखाना यहीं पर रखा गया। ठीक है, ये इस तरह से कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन आप पे हल हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका धोलावीरा। कच्छ का रण गुजरात में ही मिला है। ये भी RS बिष्ट जी ने खोजा था 1990 से 91 में, और JP जोशी जी का भी योगदान रहा है 1967 से 68 तक। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था यानी कि क्या है, शैलकरत जलकुंड, ये पूछा गया है। धोलावीरा में ही शैलकरत जलकुंड मिला है। और 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख पूछा गया है, PYQ में आ चुका है, तो आपको याद रखना है ये। बाकी कालीबंगा काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ के पास। बीबी लाल बीबी के थापड़, ये इसके खोजकर्ता थे और 1961 में इसका पता चला था। कच्ची ईंटों के भवन, जुते हुए खेत, भूकंप आने के साक्ष्य और प्राय सभी घरों में हुए। अच्छा, कि ये जुते हुए खेत, ये कई बार एग्जाम में आए। कच्ची ईंटों के बने भवन, ये कई बार एग्जाम में आए, तो आपको याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और यहाँ इसकी स्पेशलिटी ये है। नेक्स्ट है आपका राखीगढ़ी। घग्गर या सरस्वती नदी तट पर, हिसार हरियाणा में मिला है राखीगढ़ी, और सूरजभान जी ने इसको खोजा था। भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है, ये आपको याद रखना है। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो जो है राखीगढ़ी है, हरियाणा में, हिसार में। बनावली कहाँ पर है? फतेहाबाद हरियाणा में है। RS बिष्ट जी ने इसको खोजा था 1973 से 74 में। पक्की मिट्टी की बनी हल प्रतिकृति मिली है। ये क्वेश्चन आया है कि जो हल प्रतिकृति कहाँ मिली है? बनावली में। और लेकिन जो जुते हुए खेत मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं, ये आपको याद रखने हैं। खेत और हल दोनों अलग अलग जगह पर मिले हैं। रोपड़ में जो है ये सतलज नदी के तट पर पड़ जाता है, पंजाब में। और यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसको खोजा था 1953 से 1956 तक। और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अच्छा देखो, ये आ गई। ये मैंने जो है पिछले लेक्चर में जो हमारा लिटरेचर वाला, साहित्य वाला, प्राचीन भारत का साहित्य वाला जो लेक्चर रहा है, वहाँ मैंने ये चीज़ें जो है कवर कर दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको देखनी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो वेद के बारे में देखते हैं। कुल संख्या हमारे वेदों की कितनी है? 4 है। संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण और द्वैपायन वेद व्यास जी है, ये आपको याद रखना है संकलन करता, क्योंकि इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन अब आने लगी है एग्जाम्स में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जितने मंडल है कितने हैं? 10 है। और उनमें भी सबसे प्राचीन कौन सा है? 2 से 7 तक है। ये प्राचीनतम होने का क्या मतलब है? अगर आप अब कहेंगे कि 1 भी तो है और 8, 9, इनका क्या रहा, 10, इनका क्या रहा? भाई इसका मतलब ये है कि जो ये है 2 से 7 तक जितने मंडल थे हमारे, ये पहले खोजे जा चुके हैं, इसलिए ये प्राचीनतम हुआ है। ठीक है, पहला और जितना हमारा 8वां 9वां 10वां है ये बाद में इनका पता चला। ठीक, बाकी क्या है? वेद त्रय क्या है हमारा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, और ये वेदों की जो भाषा थी आर्यों की, वो कौन सी थी? संस्कृत थी। बौद्धजकोई अभिलेख में उल्लेखित वैदिक देवता कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ये मैंने आपका कराया है। ये मैंने आपका कहाँ कराया है? जो है साहित्य वाले लेक्चर में ही कराया है। ऋग्वेदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है इंद्र थे, 250 सूक्त थे उसमें। अग्नि और केल जो है 200 सूक्त थे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस तरह एग्जाम में पूछा गया है कि इंद्र के जो है कितने सूक्त है वेद में मेंशन है। ठीक है, ये ऐसे पूछा है। ऋग्वेद के जो मंडल है, अब उनके रचयिता और उनसे जो स्पेशल चीज है वो देखना है हमको। प्रथम मंडल जो है इनका, इनके रचयिता कौन कौन है? मधुछंदा, मेधातिथि, गौतमा, ये है। ठीक है, द्वितीय ग्रथ संबंध है, तृतीय में विश्वामित्र है, और तृतीय मंडल से ही गायत्री मंत्र का वर्णन लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है हमारा तृतीय मंडल में मेंशन है। ये कई बार एग्जाम में आया तो आपको याद रखना है। तृतीय के जो लेखक है वो कौन है? विश्वामित्र जी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारा चतुर्थ मंडल है ये जो है वामदेव जी ने लिखा है, और कृषि से संबंधित मंत्र इसमें देखने को मिल जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्रीकल्चर से चीजें रिलेटेड रहती है, क्योंकि इंडिया वैसे भी कृषि प्रधान देश है। ठीक है, पंचम अत्रि ने लिखा
है, और षष्टम जो है भारद्वाज जी ने लिखा है, सप्तम जो है वशिष्ठ जी ने लिखा है। दशराग्य युद्ध का वर्णन यहीं पर देखने को मिल जाता है, जो हमारा हुआ था दशराग्य युद्ध, और कौन सी नदी के किनारे पर हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अष्टम कर्ण एवं अंगिरस जी ने। नवम जो है ऋषिगण ने। सोममंडल कहा जाता है इसको, नवम को, यानी कि नौवें मंडल को सोममंडल भी कहते हैं, नो सोम, इस तरह याद रखना। दसम जो है दसम मंडल किसने लिखा है, विमदा, इंद्र, शची, अन्य ने लिखा है, पुरुष सूक्त है इसमें। चार वर्ण जो है कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन मिल जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वर्ण से रिलेटेड चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कौन से मंडल में मेंशन है, दसम मंडल में मेंशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब वैदिक साहित्य का इतिहास विकास कैसे, देखो संहिता क्या होती है, संहिता के अंदर ही हमारे जो वेद है वो आते हैं। कितने, 4 वेद है, ये मैंने आपको बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे संहिता है, ये आपको याद रखना है। संहिता के बाद ब्राह्मण आता है। ब्राह्मण में क्या है कि जो संहिता है हमारी, मतलब जो हमारे ये वेद है उनके भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण के अंदर ग्रंथ लिखे गए हैं संहिता से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। आरण्यक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट है, इनकी रचना वनों में हुई है, ये अभी आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड ब्राह्मण में, इस ब्राह्मण से रिलेटेड नीचे वाले यानी कि आरण्यक में, और जो अपना उपनिषद है इसके अंदर आ जाता है आरण्यक का विशिष्ट भाग, यानी कि जो ये ग्रंथ है, जो ब्राह्मण से रिलेटेड जो ग्रंथ है, ये भारतीय दर्शन के सूत्र माने जाते हैं, उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, ये याद रखना है आपको। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है टेबल है, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं और यूपीएससी में भी आए हैं, पीसीएस जैसे एग्जाम्स में तो आती है, तो इग्नोर नहीं करना है। वेद और उपवेद, अब देखो वेद, उपवेद, ऋत्विक और संकलन, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद, उपवेद क्या है इसका, आयुर्वेद है। ऋत्विक कौन है इसका, हेता, होता, और संकलन रचाओ का संकलन है इसके अंदर। यजुर्वेद, धनुर्वेद इसका उपवेद है। ऋत्विक जो है अधर्वयु है, यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त आ जाते हैं इसके अंदर। सामवेद गंधर्व वेद है, और ऋत्विक उद्गाता है, गीतों का संकलन है सामवेद में। अथर्ववेद शिल्प वेद है, ऋत्विक ब्राह्म है, तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय, क्योंकि ये पूछा गया है अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, तो तंत्र मंत्र विद्या से रिलेटेड है। सामवेद गानों से रिलेटेड है, गीतों से रिलेटेड है। यजुर्वेद के अंदर हम यज्ञ देखने को मिल जाता है, ऋग्वेद के अंदर रचाओं का संकलन मिल जाता है। इस तरह से क्वेश्चन बने हैं, ठीक। देखो आपको पता चल रहा होगा ना कि कितना ज्यादा मैंने यहाँ पर माइन्यूट इन्फॉर्मेशन कवर की है। हम इनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर हम ये लेक्चर देख लेंगे तो हमारे ये कवर हो जाएंगे। तो आपको पता चल रहा होगा कितनी कितनी प्यारी प्यारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और बोर भी नहीं हो रहे होंगे, मुझे तो नहीं लगता है बोर हो रहे होंगे, क्योंकि मैं ही पढ़ाती हूँ, बोर नहीं हो रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है, मूल वैदिक साहित्य को समझाने हेतु 6 वेदांग की रचना की गई है। ये मैंने कराया साहित्य वाले में, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये मैंने आपको कराया है, ठीक है। वैदिक साहित्य क्या मतलब, इनको समझाए, साहित्यिक, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद को समझाने के लिए ये वेदांग है। क्या है, शिक्षा है, निरुक्त, कल्प, छंद और व्याकरण, ज्योतिष है, ठीक। अब देखते हैं वैदिक कालीन नदियाँ, क्योंकि वैदिक कालीन जो नदियाँ है पीसीएस और आरओ एग्जाम में हर बार आती है, मैचिंग में आती है, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। चेनाब जो है इसका जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी, रावी का परुषणी, व्यास का विपासा, सतलज का सतुत्री, गंडक का सदानीरा, काबुल का कुंभा, कुर्रम का कुर्म, गोमल का गोमती, गग्गर का दृष्टवती, स्वात का सुवास्तु, झेलम का वितस्ता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसको सुन सकते हैं, 2-3 बार सुन लेना, याद हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 12 रत्नी है सतपथ ब्राह्मण में वर्णित है, जो कि वो देखने हैं हमको। अच्छा कौन कौन से हैं अब वो देख लेते हैं। युवराज, पट्टमहिषी, पुरोहित, सेनानी, सूत, अक्षवाप, अक्षता, भागदू और संग्रहिता, पालागल, गाविकृत, ग्रामीणी, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका षोडश संस्कार है, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा षोडश संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शन बनते हैं मतलब, ठीक है। तो गर्भदान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विदारंभ, उपनयन, वेदाराम, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये आपके 16 संस्कार है, यानी कि 16 संस्कार है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। चलिए जी नेक्स्ट आपका आश्रम का जो उल्लेख मिल जाता है आपको जबालोपनिषद में मिल जाता है। और कितने आश्रम है, 4 आश्रम है। कौन कौन से है, पहला है हमारा ब्रह्मचार्य, फिर हमारा गृहस्थ आता है, संन्यास आता है, वानप्रस्थ आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विवाह के प्रकार पूछे गए हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लेते हैं भाई।
आश, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच, ब्राह्मण। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रकार हो गए। ये आपको याद रखने हैं क्योंकि पीसीएस एग्जाम में आए हैं ये, ठीक है। अच्छा जी, अब वेद, शाखा, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, विशेष, ये सारी यहाँ पर संहिता भी आ गई हमारी, क्योंकि संहिता तो हमारी यही होते हैं। वेद, ब्राह्मण भी आ गई, सारे देख लेंगे कौन कौन से ब्राह्मण होते हैं। आरण्यक आ गई, उपनिषद आ गए कि कौन सा उपनिषद है, और इनसे स्पेशल जो चीज़ है, विशेषता जो इनकी है वो भी आ गई, ठीक है। देखो, ये आपको टेबल इग्नोर नहीं करनी है, याद रखनी है, क्योंकि पहली तो बात यार, मैं सच में मुझे ही बोर नहीं हो रहा है ये इन्फॉर्मेशन बताते टाइम आपको, तो आपको तो बोर कैसे ही हो सकता है। मतलब इतना ज़्यादा प्यारा कंटेंट लग रहा है मेरे को, मैं क्या ही तारीफ करूँ। ऋग्वेद हमारा वेद है। ब्राह्मण क्या है इसका? ऐत्रेय ब्राह्मण है, कोशित की सांख्यान। आरण्य क्या है? ऐत्रेय और कोशित की है। उपनिषद कौन सा है? ऐत्रेय और कोशित की है, ठीक है। विशेषता क्या है इसकी? ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसूय, यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग का वर्णन मिलता है। तो कलियुग का वर्णन, राजसूय युग का वर्णन, सतयुग का वर्णन किस में मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ऐत्रेय आरण्यक में मिलता है, ऐत्रेय उपनिषद में मिलता है, और तीनों के ही जो आरण्यक और ब्राह्मण उपनिषद है उनकी है, जो कोशित की है वो तीनों की सेम है, और ऐत्रेय 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 तीनों का सेम है ऋग्वेद के अंदर। तो ऋग्वेद तो ईजी है याद करना, ठीक है। नेक्स्ट आपका यजुर्वेद। अच्छा, अब इसमें जो है 2 यजुर्वेद देखने को मिल जाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और ये जो दोनों यजुर्वेद है एग्जाम में आए हैं कि कृष्ण यजुर्वेद किसका पार्ट है, कौन से वेद का पार्ट है, तो यजुर्वेद का पार्ट है। शुक्ल यजुर्वेद कौन से वेद का पार्ट है, तो यजुर्वेद का पार्ट है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय ब्राह्मण मिल जाता है, ये आपको याद रखना है। शुक्ल यजुर्वेद के अंदर देखो कर्ण, वाजसनेयी संहिता और मध्यान्हिनी, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाता है। अब कृष्ण यजुर्वेद के अंदर जो ब्राह्मण है हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण है, आरण्यक है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है। उपनिषद है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेताश्वर, कठोपनिषद, ठीक है। और इसके अंदर जो स्पेशल है वो क्या है? अच्छा, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका पढ़ लेते हैं शुक्ल यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण है, आरण्यक वृहदारण्यक है, और ईशानोपनिषद है वृहदारण्यक, ये हमारा उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद का, ठीक है। अब इसके अंदर जो स्पेशल है वो क्या देखने को मिल जाता है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन वृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद देखने को मिल जाता है, जल प्लावन की कथा देखने को मिल जाती है, विदे माधव की कथा मिलती है, पुरूरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पीवाईक्यू में आया है, ठीक है। वृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा उपनिषद है? वृहदारण्यक उपनिषद है, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। कठोपनिषद में यम नचिकेता का, भाई ये भी आया है। मतलब जितने भी पीवाईक्यू में आए हैं ना वो सारे यहाँ पर है भाई। मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं जितने पीवाईक्यू में आपको कराऊंगी वो मैं आपको बता दूंगी पीवाईक्यू वाली सीरीज में। आपने भी देखे होंगे, आपको खुद पढ़ने से पता चल जाएगा, ठीक है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार तैत्तिरीय उपनिषद में देता है। स्त्रियों से रिलेटेड हर चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, आज के टाइम में हो, प्राचीन से रिलेटेड हो, एग्जाम्स में आती है। सामवेद के बारे में देखते हैं, तो सामवेद में हमारे कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय। हमारे जो है ब्राह्मण कौन से है इसके अंदर? तो ब्राह्मण है हमारे इसके अंदर, ये इसकी शाखा थी। तो ब्राह्मण है सामवेद के जो 25 तांड्य, छंदोग्य, जैमिनीय, षड्विश। और जो आरण्यक है छंदोग्य है, जैमिनीय है, छंदोग्य, केन इसके उपनिषद है। अच्छा, जो इनकी शाखा रहती है ना, शाखा से रिलेटेड ही सारी चीज़ें रहती है, ये आपको याद रखनी होती है, ठीक है। सामवेद के अंदर देखने को हमको क्या मिल जाता है? छंदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है, ये पूछा गया है एग्जाम में, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छंदोग्य है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है, मिला है, ये भी पूछा गया है पीवाईक्यू में। इसमें जो है सत्यकाम जवाल कथा मिलती है, उद्दालक, आरुणी व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख मिला है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ नामक तीनों आश्रम का उल्लेख जो है छंदोग्य उपनिषद में मिलता है, ठीक है। और अथर्ववेद में शौनक पिप्पलवाद, ये इसकी जो है शाखा है। गोपत इसका ब्राह्मण है। मुंडको मांडुक्य प्रश्न, ये जो है इसका आरण्यक है और उपनिषद है। ये मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है, ये इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते वाला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है।
अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी तीर्थंकर है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, तो पहला तो याद ही रखना है ऋषभ देव जी का वृषभ है। दूसरा भी याद रखो अजितनाथ जी का हाथी है, संभावनाथ का अश्व है, अभिनंदन का बंदर है, सुमितनाथ का क्रौंच पक्षी है, पद्म प्रभु का कमल है, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक है, चंद्र प्रभु का अर्धचंद्र है, पुष्पदत्त सुविचीनाथ का मकर है, शीतलनाथ का श्रीवत्स है, श्रेयांशनाथ का खड़ग गैंडा है, वासुपूज्य का भैंसा है। और नेक्स्ट है आपका 13 जो है 13वीं जो है विमलनाथ, उनका जो है वाराहा। और अनंतनाथ का बाज है, धर्मनाथ का व्रजदंड है, शांतिनाथ का हिरण है, कुंभनाथ का बकरा है, आहरनाथ का मत्स्य है, मल्लीनाथ का कलश है, मुनीश्वरत का कछुआ हो गया, नमीनाथ का नीला कमल, अरिष्टनेमी नैमीनाथ का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर का सिंह। महावीर का भी आपको याद रखना है, 23वां याद रखना है, 22वां याद रखना है, ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी जी के परिचय के बारे में देखते हैं अब। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि, ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, कौन सी ईस्वी पूर्व में हुआ था, 599 ईस्वी पूर्व में देखने को मिल जाता है। जन्म स्थल जो है कुंडग्राम वैशाली है। पिता का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे वो। माता जो जी थी वो त्रिशला अथवा विदेहदत्ता लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। राजा चेतक की पुत्री नहीं थी, वो बहन थी, ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसा एग्जाम में आया था कि वो लिच्छवी के राजा चेतक की पुत्री थी, तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। बचपन का नाम वृद्धमान था। पत्नी यशोदा कुंडिया गोत्र की कन्या थी। पुत्री जो है अणोजा थी अथवा प्रियदर्शना। दामाद जो था और इनका प्रथम शिष्य जमाली था, यही इनका प्रथम स्टूडेंट था, ये भी आपको याद रखना है, इधर करा गया। हाँ, ज्ञान प्राप्ति इनको कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी जम्बिक गांव के समीप, एक रज्जुपालिका नदी का तट पड़ता है, वहां पर हुई थी। और पेड़ का नाम था शाल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश इनका राजगृह में बराकर नदी के तट पर दिया गया था। और उपदेश दिया था इन्होंने कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में। भाषा क्योंकि पूछी जाती है बौद्ध से रिलेटेड और जैन से रिलेटेड, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व में पावा में मल गणराज्य के जो है षष्ठीपाल के राजप्रसाद में हुई थी, ये आपको याद रखनी है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी होती है, ठीक है। अब जैन धर्म के 3 रत्न हैं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण, साम्यक ज्ञान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जैन धर्म के 5 महाव्रत है। देखो 3 तो इनके त्रिरत्न है, 5 महाव्रत है, ये भी याद रखना है। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैन संप्रदाय कौन कौन से हैं, श्वेतांबर है जो कि स्थूलभद्र के शिष्य है, जो कि स्थूलभद्र के अंडर में है श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु से रिलेटेड है, भद्रबाहु के शिष्य देखने को देखेंगे। पहले श्वेतांबर के देखते हैं। श्वेतांबर स्थूलभद्र के जो शिष्य है कौन कौन है, पुजेरा, डेरावासी, डुडिया, स्थानकवासी, ठीक है। और भद्रबाहु के शिष्य 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, गुयानपंथी, तोतापंथी, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म का विश्वास ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा में विश्वास वो रखते हैं और पुनर्जन्म में कर्म में विश्वास रखते हैं। वेदों की अपरुषयता स्वीकार नहीं है। अच्छा, जब बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में कंपैरिजन करने को आता है ना, तो ये ही कंपैरिजन करने को पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चले जी, अब जो है हमारा जैन संगीतिया। जैन संगीतिया कई बार एग्जाम में आई है, बौद्ध संगीतिया और जैन संगीतिया हर बार पूछते हैं एग्जाम्स में, किसी ना किसी एग्जाम्स में तो आती रहती है, ठीक है। तो प्रथम संगीति 300 ईसा पूर्व काल में हुई थी, स्थल पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। द्वितीय जो है 512 में होती है, वल्लभी और स्थल पर, और जो है ये अध्यक्ष जो है देव द्रिगण अक्षमा श्रवण थे, ठीक है। बौद्ध धर्म देखो, अब बौद्ध से रिलेटेड पढ़ेंगे सारी चीजें। प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी हैं और जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल लुम्बिनी। पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। माता माया देवी या महामाया कोलिया वंश की थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा हुआ है। पत्नी यशोधरा जो कि शाक्य कुल से ही थी। पुत्र राहुल। ज्ञान प्राप्ति इनको उरुवेला बोधगया में निरंजना फाल्गुनी नदी के तट पर हुई है, पीपल वृक्ष के नीचे। नदी पूछी गई है, वृक्ष पूछा गया है, जगह पूछी गई है, कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई है। महावीर जी की और गौतम बुद्ध जी की, दोनों की याद रखनी है आपको। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तन के मृगदाव में। बौद्ध संघ में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई है। मृत्यु स्थल मल्लों की राजधानी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उपदेश पाली भाषा में दी गई है, जैनों के प्राकृत भाषा में है, भाषा इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो यार, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं सिर्फ बुद्ध से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो कवर कराऊंगी, बस ये बुद्ध वाला यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, ठीक है।
बुद्ध से जीवन से रिलेटेड जितने प्रतीक है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो गर्भ है घटना, इससे इसका प्रतीक है हाथी। जन्म घटना का है कमल एवं बैल। महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग यानी कि इसका प्रतीक है अश्व। निर्वाण यानी कि ज्ञान, इसका प्रतीक है पीपल का वृक्ष। धर्म चक्र प्रवर्तक यानी कि प्रथम उपदेश, इसका जो प्रतीक है चक्र। महापरिनिर्वाण मृत्यु, इसका प्रतीक है स्तूप। और ये इंपॉर्टेंट है, मैचिंग में आता है क्योंकि इनकी त्रिपिटक क्या है, सुत्त पिटक है, इसका संकलन आनंद द्वारा किया गया है। अभिधम्म पिटक, इसका संकलन जो है मोगिल पुत्तिश के द्वारा किया गया है। विनय पिटक संकलन जो है उपाली के द्वारा किया गया है। क्योंकि इनके राइटर के नाम भी आए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मेंशन है, इसलिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध संघ धम्म। और उनके त्रिरत्न मैंने आपको बताए थे, याद रखने हैं, इसलिए 4 आर्य सत्य है इनके। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा और दुख है, ठीक है। दुखों से मुक्ति का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से है, क्या क्या है, वो है सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। ये इनके अष्टांगिक मार्ग है, याद रखने हैं सारे के सारे, ठीक है। और अब देखते हैं इनकी जो संगीतियाँ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह स्थान पर हुई थी। पूर्ण महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन से थे उस टाइम पर, अजातशत्रु, इसलिए इंपॉर्टेंट है। शासक याद रखना है, अध्यक्ष भी याद रखना है, सब चीजें याद रखनी है। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली जगह पर, सर्वकामी अध्यक्ष थे, शासक कालाशोक काकवर्ण थे। तृतीय 247 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में होती है, मोगली पुत्तिश इसके जो अध्यक्ष थे, अशोक जी जो है शासक थे। चतुर्थ संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र उपाध्यक्ष अशोक घोष में, कनिष्क जी जो है शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की मान्यता जो है, आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं, सेम था। जैन वाले में भी वैदिक कर्मकांड का विरोध, वेदों की अपरोक्षयता का विरोध, और कर्म पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास। बौद्ध धर्म का विभाजन, द्वितीय बौद्ध संगीति में स्थाविर थेरवादी में और महासंघिक सर्वस्तिवादी में जो है डिवाइड हो गया था। दूसरी बौद्ध संगीति में, चौथी में हीनयान और महायान में। ऐसा पूछा गया है कि हीनयान महायान कौन सी बौद्ध संगीति में डिवाइड हुआ था। और स्थारवादी यानी कि थेरवाद जो है, महासंघिक सर्वस्तिवाद कौन सी संगीति में डिवाइड हुआ था, दूसरी में हुआ था, इसलिए याद रखना है। महाजनपद आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये करा दूंगी क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। हाँ 30 मिनट की हो चुकी है, पर यार देखो 30 मिनट भले ही हुए हो, लेकिन आपका कितना ज़्यादा कवर हुआ, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपकी कवर कराई है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जितनी भी बाकी के डायनेस्टीज होगी, महाजनपद होंगी, वैदिक सभ्यता वगैरह जो भी होगी, मैं आपके यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करा दूंगी। मतलब वैदिक से रिलेटेड तो मैंने ऊपर ही करा दिया है, जितनी भी महाजनपद और डायनेस्टीज होगी वो मैं आपके कवर कराऊंगी। अब इतने मैंने यहाँ पर कवर करा दिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, क्योंकि एग्जाम आने ही लग रहे हैं। रिवीजन हो जाएगा, किसी और का भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा, ऊपर वाला आपका भी भला करेगा, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।